नमस्कार, बीपीएल न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 28 अगस्त, जो बड़ी खबरें निकल के आ रही है फटाफट की करके जाने के लिए। उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहली और अहम जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात किए हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन कानपुर शाखा के मंत्री बनवारी लाल के नेतृत्व में रेल कर्मचारियों और नेताओं ने अखिलेश यादव से भेंट की है। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि भारतीय रेलवे में निजीकरण व निगमीकरण के विरोध में अखिलेश यादव को ज्ञापन सौंपा है। रेल कर्मचारी नेताओं ने अखिलेश यादव से उनकी समस्याओं का समाधान करने का आग्रह किया है। सभा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस संबंध में उचित स्तर पर वार्ता और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार मोदी सरकार एक के बाद एक प्राइवेटाइजेशन कर रही है, चाहे फिर वो एयरपोर्ट को बेचना हो या फिर रेलवे विभाग को निजीकरण करना हो, इसी को लेकर रेलवे विभाग के जो कर्मचारी हैं वो पूरी तरीके से चिंतित हैं और सरकार उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में यूपी में विपक्ष के नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की है। जी हाँ, दरअसल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन यानी NCRMU के अखिलेश यादव को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में कहा कि भारत सरकार की नीति धीरे धीरे भारतीय रेलवे को निजीकरण की तरफ ले जाने की है। इसमें रेल कर्मियों का भविष्य अंधकार में होता जा रहा है। अखिलेश यादव से आग्रह किया है कि वे अपने माध्यम से भारतीय रेल को निजीकरण व निगमीकरण से बचाने के लिए प्रयास करें। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से वाराणसी के थाना दसा सिमेर के मीरघाट निवासी विनोद यादव पुत्र अन्ना सरदार ने मिलकर बताया कि विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर निर्माण के समय उनकी गेट नंबर 3 के पास मकान 6 दुकानें थी, जिसको तोड़ दिया गया, किंतु कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया। उनका कहना है कि उनके साथ भेदभाव और पीड़न किया जा रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि मोदी सरकार हो या फिर योगी सरकार, प्रताड़ना होने के बाद अब भी लोग विपक्ष का चेहरा माने जाने वाले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पास जा रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं जिस तरीके से रेलवे विभाग के कानपुर शाखा के मंत्री बनवारी लाल के नेतृत्व में कई बड़े कर्मचारी रेलवे के गए हैं, इससे कहीं न कहीं एक बात तो तय है कि कहीं न कहीं मोदी सरकार की मंशा पूरी तरीके से रेलवे में निजीकरण की है और इसी को चिंतित होकर लोग अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने भी सांत्वना दी है कि आप चिंता ना करें, इसके लिए जो भी उचित कार्रवाई होगी हम सरकार से लड़ेंगे और सरकार से इसको लेकर बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं अपने आप में चिंता जाहिर की है सपा अध्यक्ष के साथ। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, अरुण जेटली के नाम से अब रखा जाएगा दिल्ली का फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। जी हाँ, हम आपको बता दें कि दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA ने मंगलवार को फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर पूर्व अध्यक्ष अरुण जेटली के नाम पर रखे जाने का फैसला किया, जिनका शनिवार को निधन हो गया था। इस स्टेडियम को अब अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। इनका नया नामकरण 12 सितंबर को एक समारोह में किया जाएगा। इसमें एक स्टैम्प का नाम भारतीय कप्तान विराट कोहली के नाम पर भी रखा जाएगा, जिसकी पूर्व में घोषणा की गई थी। DDCA अध्यक्ष रजत शर्मा ने कहा कि वो अरुण जेटली का सहयोग और प्रोत्साहन था, जो कि विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, आशीष नेहरा, ऋषभ पंत और कई अन्य खिलाड़ियों ने भारत को गौरवान्वित किया। जेटली को स्टेडियम को आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाने और दर्शक क्षमता बढ़ाने के साथ विश्व स्तरीय ड्रेसिंग रूम बनवाने का श्रेय जाता है। समारोह जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री किरण रिजिजू भी हिस्सा लेने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अब हमें और आपको ये समझ लेना चाहिए कि अब फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम है दिल्ली का, उसे अरुण जेटली के नाम से जाना जाएगा। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से। यूपी में 3 तलाक के जो मुद्दे हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। जी हाँ, अब 216 केस दर्ज हो गए हैं जब से 3 तलाक का ये कानून आया है। जी हाँ, दरअसल 3 तलाक विरोधी कानून बनने के बाद यूपी में तलाक से जुड़े मुकदमों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। गत 1 अगस्त से 3 तलाक विरोधी कानून बनने के बाद सूबे में बड़ी संख्या में 3 तलाक पीड़ित महिलाएं अपनी शौहरों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 21 अगस्त को तलाक के बिद्दत के 216 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इससे पहले 26 मुकदमे मेरठ में, सहारनपुर में 17, शामली में 10 मुकदमे दर्ज किए गए। इन जिलों में मुस्लिमों की खासी आबादी है। अधिकारी ने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में 3 तलाक के 10 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि दर्ज मुकदमों के मुताबिक 3 तलाक के ज्यादातर मामले दहेज संपत्ति के विवाद और घरेलू हिंसा की वजह से हुए हैं। हालांकि 216 में से 3 मामलों में छोड़कर किसी में भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। नियमतः 7 साल से कम सजा के प्रावधान वाले मामलों में विशेष परिस्थिति को छोड़कर गिरफ्तारी नहीं होती है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक DGP ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि 3 तलाक रोधी कानून और प्रभावी बनाने के लिए हम इसके आरोपियों की गिरफ्तारी की संभावनाएं तलाश रहे हैं। इसके लिए तमाम तकनीकी पहलुओं का परीक्षण किया जा रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि अब 3 तलाक के माध्यम से भी योगी सरकार मुस्लिम
लोगों पे टूटने का जो प्लान बनाया है वो कहीं ना कहीं 3 तलाक माध्यम होने वाला है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से, जो कि रायबरेली से निकल के आ रही है, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी दोनों आज रायबरेली पहुंचे हैं और आमना सामना हुआ है। जी हां, दरअसल हम आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज रायबरेली में उनका सरकारी कार्यक्रम होना है। पूरी तामझाम से तैयारी हुई है, फिर भी चर्चा कांग्रेस पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी की हो रही है। दरअसल हम आपको बता दें कि वो पूर्व विधायक अखिलेश सिंह की मृत्यु के बाद शांति कार्यक्रम में हिस्सा लेने आई हैं। उनके बाद रेल कर्मचारियों के साथ धरने पर बैठ गए। हम आपको बता दें कि दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने रायबरेली में कार्यक्रम का आयोजन किया और नई परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी धरने पर बैठ गई हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि रायबरेली में आज 2 प्रमुख पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के मुख्य चेहरे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सीएम योगी वहां मौजूद है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपनी मां एवं पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्वाचित क्षेत्र रायबरेली पहुंची और वो पहले सदर के विधायक अदिति सिंह के घर पहुंची और हाल ही में उनके पिता की मौत होने उन्हें सांत्वना दी। इसके बाद रेल कोच फैक्ट्री को निगम बनाए जाने का विरोध प्रियंका ने शुरू किया। निजीकरण के खिलाफ आंदोलन कर रहे रेल कोच फैक्ट्री के कर्मचारियों से मिलने वे धरना स्थल पर पहुंच गए, उनके साथ धरने पर बैठ गए, जिसके बाद रायबरेली प्रशासन हिला हुआ है। हम आपको बता दें कि बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले राहुल गांधी के क्षेत्र अमेठी में सेंधमारी के बाद बीजेपी की नजर अब रायबरेली पर है। रायबरेली एक लंबे समय से कांग्रेस का गढ़ है। अब भाजपा की योजना है कि वो किसी न किसी रूप से अपनी उपस्थिति वहां दर्ज कराए। यही कारण है कि वहां के हर उस इवेंट से बीजेपी जुड़ना चाहती है जिससे जनता की भावनाएं जुड़ी हो। राणा बेनी माधव को लेकर रायबरेली में लोगों की भावनाएं आज भी उबाल मारती हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल रायबरेली की माटी के वीर राणा बेनी माधव की 215वीं जयंती पर होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री है, जिसके लिए जोरदारी से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लेकिन प्रियंका गांधी का ये मूव सब पर भारी पड़ गया। दरअसल हम आपको बता दें कि प्रियंका गांधी जबरदस्त तरीके से वहां पर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों के बीच धरने पर बैठ गई और मीडिया का सारा ध्यान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हटकर प्रियंका गांधी के उस प्रोटेस्ट पे। जी हाँ, इसी के साथ हम आपको बता दें कि अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, इससे इलाहाबाद पूरी तरीके से बंद है और वहां पर भी जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि यूपी में प्रस्तावित शिक्षा सेवक अभिकरण को लखनऊ में खोले जाने और प्रयागराज से कई सरकारी दफ्तरों को राजधानी में शिफ्ट किए जाने के विरोध में मंगलवार को प्रयागराज बंद था। बंद का जबरदस्त असर देखने को मिला। दुकानें, बाजार, शॉपिंग मॉल, पेट्रोल पंप, अदालत, स्कूल, कॉलेज सभी बंद थे और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सड़कों पर ऑटो और टैक्सी भी नहीं चल रही है। व्यापारी, कर्मचारी और छात्र संगठनों के साथ ही विपक्ष पार्टियां भी बंद में शामिल हैं। हालांकि अक्सर बंद का परिणाम हिंसा देखने को मिलता है, लेकिन गनीमत यह है कि यहाँ पर किसी प्रकार की हिंसा की कोई बात सामने नहीं आई है। शहर के साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी बंद का जबरदस्त असर देखने को मिला है। वकील व दूसरे संगठनों के लोग सड़कों पर उतरकर जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी अप्रिय घटना को रोकने व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और पीएसी के साथ पैरामिलिट्री फोर्स के साथ आरआरएफ भी जवानों की तैनाती की गई है। दरअसल हम आपको बता दें कि बंद का आह्वान इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने शिक्षा सेवा अधिकरण को प्रयागराज के बजाय लखनऊ में खोलने के प्रस्ताव के विरोध में किया। सियासी पार्टियों और दूसरे संगठनों ने इसी बंद का समर्थन दिया है और यही कारण है कि पूरा प्रयागराज आज बंद पड़ा दिखाई दे रहा है। हम आपको बता दें प्रयागराज से पुलिस हेडक्वार्टर, शिक्षा विभाग के मुख्यालय और आबकारी मुख्यालय व दूसरे महत्वपूर्ण दफ्तरों को अब धीरे धीरे लखनऊ शिफ्ट किया जा रहा है। यहाँ के लोगों का मानना है कि वो प्रयागराज के खिलाफ सियासी साजिश है, क्योंकि हाई कोर्ट का बंटवारा होने और तमाम महत्वपूर्ण दफ्तर लखनऊ शिफ्ट होने की वजह से यहाँ का रोजगार और पर्यटन प्रभावित होगा, यहाँ का विकास प्रभावित होगा। वकील और दूसरे संगठनों के लोग दोपहर को सुभाष चौक पर सभा किए हैं। इसी सभा में आगे की रणनीति भी तय होने वाली है। हम कह सकते हैं इलाहाबाद को जिस तरीके से पुनर्गठित करने का प्रयास मोदी सरकार और योगी सरकार करने में लगी है, इसको लेकर जबरदस्त विरोध, क्योंकि तमाम जो मेन संस्थान है वो इलाहाबाद से निकाल कर लखनऊ ले जाने की कवायद योगी सरकार और मोदी सरकार कर रही है। इसी के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, यूपी एसटीएफ की एक गोपनीय जांच में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद अब्बास अंसारी ने अपने एक शस्त्र लाइसेंस पर 5 असलहे खरीदने का गैर कानूनी काम किया है। जांच में यह तथ्य सामने आने के बाद एसटीएफ ने लखनऊ पुलिस के जरिए मुख्तार के बेटे को नोटिस भेज दिया है। वहीं एसटीएफ के इस एक्शन के बाद यूपी पुलिस मामले की जांच करते हुए जल्द ही मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में है।
इसी के साथ लखनऊ के एसएसपी कलानिधि नैथानी के निर्देश पर करीब 3 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मियों की एक टीम लाइसेंस में दिए गए पते, पेपर, मिल, कॉलोनी स्थिति, मेट्रो सिटी पहुंची है, लेकिन वहां के आवास पर ताला लटकता मिला है, जिसके बाद पुलिस के आगे की कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। वहां लखनऊ एसएसपी कलानिधि नैथानी के मुताबिक अब्बास अंसारी के असलहा लाइसेंस में कुछ गड़बड़ियों की बात सामने आई है। अब्बास अंसारी की यह लाइसेंस दिल्ली ट्रांसफर भी हुआ है, इसके लिए जांच की जा रही है। जो कुछ गड़बड़ियां होंगी उसके मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी अब हम कह सकते हैं कि मुख्तार अंसारी के बेटे को भी अब योगी सरकार अपने अंडर कस्टडी में करना चाहती है। आपको बता दें कि यूपी के डीजीपी ओपी सिंह के आदेश के बाद से ही सभी आपराधिक छवि वाले लोगों को दिए गए असलहे लाइसेंस की जांच जारी है। पुलिस की जांच केंद्र खासतौर पर अपराधी और बाहुबली से नेता बने लोग हैं, जिनके खिलाफ गहनता से जांच की जा रही है। इसी जांच में सामने आया कि बाहुबली मुख्तार अंसारी और उनके करीबी रिश्तेदारों के नाम 9 लाइसेंस जारी किए गए हैं। इनमें से 3 लाइसेंस मुख्तार अंसारी और उनके बेटे अब्बास अंसारी के नाम पर हैं। तो कहीं ना कहीं अब योगी सरकार का जिस तरीके से अभी तक आजम खान, तो अब बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर योगी सरकार की गाज गिरती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि बाहुबली अतीक अहमद के भाई पर जो रकम थी वो बढ़ाकर 50,000 कर ही दी गई। यानी हम कह सकते हैं कि चारों तरफ से अब योगी सरकार, खासकर अगर हम देखें तो मुस्लिमों को जिस तरीके से टारगेट करना है, खासकर पूरा प्लान योगी सरकार ने तैयार कर लिया है।